जय हिंद। क्लास 11 के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज से 2 साल के बाद जब आप क्लास 12 का पेपर दे चुके होंगे तो कई स्टूडेंट जेईई के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ का अगले ही महीने सीयूईटी होगा, कुछ का सीए फाउंडेशन होगा, कुछ का आईपी मैट, जीआईपी मैट जैसी परीक्षाएं भी होंगी। सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करते, क्लास 12 में भी आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्लास 11 में भी आप सभी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो बेटा किस प्रकार से पढ़ाई करी जाए, किस प्रकार से हम शुरुआत करें, मैं मैथमेटिक्स में आप लोगों को गाइड करने वाला हूं कि बच्चों क्या करो यार। मैं लास्ट 10 ईयर से बच्चों को 3-4 हजार से ज्यादा बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और ऑनलाइन भी मेरे बच्चों में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को सर्व कर चुका हूं। लास्ट 3 इयर्स में यूट्यूब पे मैं काफी एक्टिव रहता हूं और आप सभी के लिए क्लास 10th 11th 12th सीए फाउंडेशन एनडी इनका जो कंटेंट है वो मैं अपलोड करते रहता हूं यार। सो बच्चे ऐसा है ना, हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th मैथमेटिक्स सेशन जिनका 2022-23 है, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बच्चों। सो देखिए, सबसे पहले तो यार ऐसा है ना, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि पढ़ना क्या है भाई। देखिए, कुल मिला के आपकी बुक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं, कुल मिला के 16 चैप्टर है, मतलब 16 में से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ये 2 चैप्टर तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो जो रिमेनिंग 14 चैप्टर्स हैं वो बेटा हमारे 5 यूनिट में बटे हुए, जिसमें सेट फंक्शन 23 मार्क्स, अलजेब्रा 25, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 मार्क्स, कैलकुलस 8 मार्क्स, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 12 मार्क्स और टोटल 80 मार्क्स, जिसमें से 20 आपके इंटरनल असेसमेंट्स के होने वाले हैं यार। सो बच्चा लोग ऐसा है, इसके साथ साथ आपको ये बात भी पता होगी कि अब जो टर्म 1 टर्म 2 वाला जो सिस्टम था भैया वो थोड़ा सा बदल गया है एनुअल स्कीम की तरफ। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2022-23 बैच के एनुअल स्कीम की तरफ भैया हम लोग अब बढ़ चुके हैं। टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम स्क्रैप, ठीक है ना। पहले आपके टर्म 1 में एमसीक्यू आ रहे थे, टर्म 2 में फिर आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, फिर कुछ शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी थे। बट इस बार भैया परीक्षा एक बार होने वाली है आपकी, एक बार, जिसमें आपके 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपके 20% क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं और बाकी जो 50% रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में इस बार देखने को मिलने वाले हैं यार। ओके सर, ठीक है जी, ये तो हमको पता है सर। हम आप हमारे काम की बात बताइए। तो देखो, काम की बात क्या है, सुझाव जो मेरी साइड से आप सबके लिए है भाई, आप सबके लिए ये जो वीडियो है ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि सुझाव तो सबके लिए सेम ही होंगे ना यार। शुरुआत जब करोगे तो भैया क्या चाहिए, भैया आपको चाहिए एक गुरु, एक गाइड, एक मेंटर जो आपको गाइड कर सके आपके पल पल मिनट मिनट पे कि भैया तू कहाँ गड़बड़ कर रहा है, तुझे कहाँ पर क्या करना चाहिए, हाँ जी, किस किताब से पढ़ना चाहिए और दिन में कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, किस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है और आपको एक ऐसा गुरु चूज करना है जिसका फोकस आपसे पैसा कमाना ना हो और आपका भला सोचना ज्यादा हो। भैया ये टीचर आपको YouTube पे तो हालांकि बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल टच YouTube पे नहीं मिल पाएगा आप लोगों को कभी भी। तो वो आपके ऑफलाइन में, आपके घर में आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, या फिर आपकी गली के कोई दीदी भैया हो सकते हैं, जिनसे आप चीजें पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जहां तक बात अगर करें कि हमको कोई टीचर चाहिए जहां से हम कंसेप्चुअल नॉलेज ले सकते हैं, तो भैया YouTube पे आपको ऐसे कई सारे अच्छे टीचर मिल जाएंगे। आपको अपने ऑफलाइन में भी आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो आपके गुरु का काम करेंगे पूरी 11वीं में, पूरी 12वीं में, इनफैक्ट उसके आगे भी यार। तो एक राइट गुरु को चूज करना भैया जरूरी है, जो मिनट मिनट पे आपको, कदम कदम पे आपको सपोर्ट करे और आपको गाइड करे यार। ओके भैया, पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये मत सोचना कि हमने 10वीं क्लास पास कर ली है और हमने जीवन की, जिंदगी की बहुत बड़ी एक जंग जीत ली है। नहीं भाई, जिंदगी की जो जंग है ना, अगर 10वीं क्लास आपको अगर ये लगा, ठीक है, तो मैं बता दूं 12वीं क्लास ये होगी। और जिंदगी में बेटा आपको ये, मतलब ये समझ लो कि अगर 10वीं क्लास ये थी तो जिंदगी में बेटा आपको इतने बड़े बड़े पत्थर, यहाँ पे इतने बड़े बड़े रोड़े देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा एक पड़ाव था जो आप लोगों ने अभी पार किया है। इससे कई ज्यादा मुश्किलें बेटा जीवन में आप लोगों को देखने को अभी मिलेंगी। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं कि भैया इससे ज्यादा मुश्किल के लिए आप लोग तैयार रहिए, वरना बात नहीं बन पाएगी भाई। पढ़ना आज ही शुरू कर दो। जैसे ही भैया
लगे कि हाँ हाँ जरूरत है, शुरू करो भाई पढ़ना। ये मत सोचो कि देर हो गई है, चाहे 2 दिन ही परीक्षा के लिए क्यों ना बचे हो भाई, तुम शुरू करो, तुम शुरू तो करो। हाँ जी, ओके सर। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम, देखो ऐसा है ना, हमारे जो कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाकू टाइप के होते हैं, वो खुद को कुछ जो किताबों में ना इतना खो देते हैं कि भैया दुनिया में क्या चल रहा है उनको आइडिया ही नहीं है। भैया इतना भी खोने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी दीन दुनिया की भी समझ रखना जरूरी है भैया। मार्केट में क्या चल रहा है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ी सी मस्तियां, थोड़ा सा मनोरंजन भी बेटा आपकी जीवन के लिए जरूरी है। लगातार किताबों में घुसे रहोगे तो भैया जो दिमाग है वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, अपनी फुल एफिशिएंसी से आप लोग काम नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा दोस्ती यारी भी जरूरी है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक भी जरूरी है यार, ठीक है। मैं बता रहा हूं भैया, जो मैं हमेशा करता हूं अपने स्टूडेंट्स को भी, मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं लगातार पढ़ाई में झोंक के रखूं, ऐसा नहीं, मस्ती मजाक पूरा एकदम चलता है यार, ठीक है। अच्छा सर, ऑल्सो स्टडी डिलीटेड सिलेबस। देखो जी, जितनी भी परीक्षाओं के मैंने नाम लिए शुरू में, भैया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने चैप्टर है ना, जो आपका डिलीटेड पोर्शन है वो भी आप लोगों ने पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। चैप्टर 1 में कुछ रिडक्शंस हो सकती हैं, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में तो पूरी एक्सरसाइज हटा दी है, ऐसी चैप्टर 8 में कुछ एक्सरसाइज हटा दी गई हैं, चैप्टर 6 में हटा दी गई हैं, चैप्टर 9 से रिडक्शन हो रखा है। ऐसा कई जो सिलेबस आप देखोगे, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो सिलेबस को अगर आप देखोगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि हाँ कई सारे चैप्टर हमारे सिलेबस में, उनसे कुछ टॉपिक सिलेबस में नहीं है, वो डिलीटेड है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप उस डिलीटेड वाले पोर्शन को भी पढ़िए, उसको छोड़ना नहीं है भाई, उसे नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है ना। अच्छा सर, लिमिट यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड मोबाइल। देखो आज का जो जमाना है, सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो लगातार हम अगर फोन के ऊपर लगे रहेंगे भैया, तो समझ लो कि भैया कहीं ना कहीं ये आपके ब्रेन पर भैया बहुत फर्क करने, बहुत असर करने वाला है यार। हो सकता है कि भैया एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे कई सारी जो चीजें हैं ना, ये सब दिक्कतें आपको आ सकती हैं यार, ठीक है ना। कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है किताबों में, टॉपिक पे दिक्कत आ सकती है भाई। इसके ऊपर भी हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी कर रखी है कि भैया मोबाइल एडिक्शन के क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा मतलब शॉर्ट में बस यही बताऊंगा कि यार आपका जो देखो मेन है स्टूडेंट के लिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारा फोकस वहां बन पाए, कंसंट्रेशन बन पाए, है ना। बट लगातार मोबाइल पर अगर लगे रहोगे तो माइग्रेन जैसी समस्या आ सकती है, फोकस आपका कम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसपे करेंगे बाद में बात। बट ये कि बस ये बोलूंगा यार, जितना जरूरी हो तब मोबाइल यूज करो, तब अपना मीडिया वगैरह मतलब लैपटॉप वगैरह तब यूज करो, अदरवाइज नहीं। अननेसेसरी बेटा फोन पे मत लगे रहना। एक सजेशन है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है भाई, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। भैया याद रखिए, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, ठीक है ना, सोच बहुत ही सकारात्मक होनी चाहिए। एग्जाम में चाहे आपका 1 हफ्ता बचा हो और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, दिमाग में ये थॉट मत लाओ कि भाई मैं फेल होने वाला हूं। भाई मैंने बोला ना, जब जागो तब सवेरा, शुरू तो करो, पढ़ाई करो भाई, ठीक है ना। नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में कभी भी मत आने दो। अपने दिमाग में टारगेट सेट कीजिए और सोचिए कि मैं इसको पूरा कर रहा हूं। समझ रहे बात को? पॉजिटिव जितना सोच सकते हो बेटा उतना रहो। अपने आसपास लोगों को भी, पॉजिटिव लोगों को ही रखो भाई, ठीक है ना। जो सिर्फ बेगारी बातें करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें, उनके बीच में मत रहो भाई। अब ये मत बोलना मेरे तो सारे दोस्त ही ऐसे हैं, है ना, तो आप उस पर तो कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। बट कोशिश ये करो कि माइंडसेट आपको पॉजिटिव रहे काफी यार, ठीक है ना। ओके सर, हेल्दी खाइए, ठीक है ना, अच्छी स्लीप लीजिए, ठीक है ना, और एक अच्छा रूटीन आप लोग फॉलो करने की कोशिश कीजिए यार। 11वीं क्लास में एक आदत बनाना जरूरी है यार, आदत। आपने देखा होगा कि यूपीएससी वगैरह की जो तैयारी लोग करते हैं बहुत कम सोते हैं और काफी लंबा पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ पाते हैं? वो एक आदत है, उस आदत को आपने डेवलप करना है आज, ठीक है। फिर एग्जाम से 1 हफ्ते पहले बोलोगे सर हम तो पढ़ नहीं पाते, सो नहीं पाते, हमें नींद आ जाती है, तो दिक्कत है यार। आदत आपको बनानी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। तो सर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब मेरे सजेशंस हैं आप सभी के लिए। सर इसके अलावा कि सर ये बता दो कि कौन सी किताब से पढ़ा जाए, कौन सी किताब से पढ़ा जाए। देखो यार, हमारे जो बोर्ड एग्जाम की जब हम बात करते हैं, 11वीं 12वीं की जब बात करते हैं, देखो सबसे जरूरी जो चीज़ होती है वो होती है NCERT, NCERT। लेकिन मैं बच्चों को जो स्पेशली अब 11वीं में आए, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि भैया RD शर्मा ले लो, RD शर्मा ले लो। RD शर्मा जो है इसमें हर एक पॉसिबिलिटी है, हर एक पॉसिबिलिटी। आपके एग्जाम में क्या दिख सकता है वो सब पॉसिबिलिटीज इसके अंदर है। सर हम तो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है। हर चैप्टर के बाद यहाँ पे क्या होते हैं? MCQs होते हैं।
सर हमारे बोर्ड के एग्जाम में, हमारे क्लास 11th के एग्जाम में सर एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन आते हैं, वो सब इसके अंदर है। सर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक भाई सब इसके अंदर है, कोई कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए वो इसके अंदर है, पर कंप्लीट यार आर डी शर्मा के अंदर है। सर इसके अंदर तो कुछ वो भी चीजें हैं जो हमें पढ़नी ही नहीं चाहिए, वो जेई लेवल की होती हैं भाई, तो ठीक है उसको तुम मत पढ़ो। जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है वो पढ़ लेगा। तुम अपने स्कूल वाले टीचर या फिर अपने किसी ट्यूशन टीचर उनके पास जाओ और उनसे उन टॉपिक को, उन क्वेश्चंस को कटवा दो कि सर हमको वो टॉपिक मार्क करवा दो जो हमारे लेवल के नहीं है, हम उनको नहीं पढ़ेंगे, उसके अलावा हम बाकी तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, लो भाई पढ़ लो। सर इतने सारे क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते हैं भाई, तुमसे अगर नहीं हो पाते हैं तो ठीक है एनसीईआरटी करो। अगर तुमने अगर एनसीईआरटी कर ली है तब तुम कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हो तो लो भाई ये ले लो, आर डी शर्मा कर लो। ठीक है, हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट में आपके ट्यूशन टीचर ने या फिर स्कूल टीचर ने आपको कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट प्रोवाइड किए हो जिसमें कुछ क्वेश्चंस हो। अब हो सकता है उन्होंने कुछ क्वेश्चन एमएल अग्रवाल से लिए हो, कुछ आरएस अग्रवाल से लिए हो, कुछ एलिमेंट से लिए हो, कुछ आरडी से लिए हो, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप वो सॉल्व करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। बाकी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक सिस्टमेटिक वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक बेटा आप लोगों को ये मिल रही है, एक टाइम की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपके काम आएगी पूरी 11वीं में, 12वीं में भी ले लेना। ठीक है, फिर यही बुक बेटा आपको आपका एनडीए भी आपका क्लियर करवा देगी यार, सिंपल है भाई। ठीक है, तो बुक बेटा मैंने आपको इसके अलावा ये बता दी है। बाकी इसके अलावा हो सकता है कि आप किसी दूसरी बुक को अगर उससे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि आप ये यूज नहीं करो तो आप क्या किस बुक से पढ़ना बेहतर समझोगे। हाँ जी, ये थोड़ा कमेंट करके जरूर बताना यार। अच्छा सर, कुछ इसके अलावा ऐसा भैया कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो हमारा रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट सुधारने में मदद करता है। भैया आपका जो फ्रेंड सर्कल है भैया, ये आपका रिजल्ट खराब भी कर सकता है और ये आपका रिजल्ट अच्छा भी कर सकता है। ये मत बोलना कि सर ये तो शिकायती ट्यूशन वाले भैया हो गए, नहीं भाई सच बात है बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लास्ट 10 ईयर्स, मैंने 2011 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ऑफलाइन में। ठीक है, 10 कंप्लीट हो गए हैं, 11 कंप्लीट हो गए हैं, ये 12वां सेशन मेरा होने वाला है भाई। मैंने ऐसे कई बैचेस देखे जिसमें मैं आपको एक कहानी याद दिलाता हूँ। मेरा 2016 बैच का ना, 16 बैच में मेरी 4 स्टूडेंट्स थी, 4 के नाम अंशु, अन्नू, मीमांशा, रश्मि। चारों ऐसी सहेलियां थी कि कोई एक बच्ची अगर ट्यूशन की छुट्टी करती है ना तो उसकी जो बाकी 3 सहेलियां वो उसकी हेल्प करती थी कि चल हम तेरे को ये पढ़ा देते हैं, कि सर ने हमको ट्यूशन में ये पढ़ा दिया था तो हम तेरी ये हेल्प कर देते हैं। तो वो एक दूसरे की हेल्प कर लिया करती थी कि तेरा ये छूट गया वो हम तेरे को करवा देते हैं। किसी दिन कोई एक एब्सेंट है तो दूसरी उसकी हेल्प कर दिया करती थी। तो ये है फ्रेंड सर्कल जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, कुछ वो भी होते हैं जो जलते हैं कि हाँ ये अच्छा हुआ इसका छूट गया, अच्छा हुआ इसके कम मार्क्स है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई, कुछ ऐसे होते हैं कि तुम्हें क्लास के लिए जाना है और तुम्हारा दोस्त तभी आ जाएगा कि चल यार अच्छा थोड़ा सा मोमोज खाने के लिए निकल लेते हैं, थोड़ा सा मैं नई बाइक ले ली, चल मैं तेरे को 2-4 राउंड कटवा के ले आता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो भाई देखो फ्रेंड सर्कल, देखो तुम्हें भी मालूम है कि कितना टाइम वेस्ट होता है यार, रियलिटी तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ठीक है, तो फ्रेंड सर्कल आपका ऐसा हो कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। दोस्ती यारी जरूरी है, किसी को मना कुछ मत कहो, बस ये ध्यान रखो कि तुम्हारी पढ़ाई जो तुमने टारगेट, जो लक्ष्य तुमने सेट किया है वो लक्ष्य जो है ना बेटा, वो टारगेट से तुम बिल्कुल भी हटो ना यार। ठीक है, हाँ जी सर। माइंडसेट बेटा मैंने आपको बताया, जितना पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हो रखो भाई। ठीक है ना, कुछ माइंड में कभी भी नेगेटिव थॉट मत लेकर आओ। कभी ये मत सोचो कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये हम नहीं कर सकते। मैंने भी नहीं सोचा था अपने जीवन में कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल होगा और मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, मैंने नहीं सोचा था, हो गए भाई। ठीक है, अभी से मैंने 1 लाख सोचा, मेरा 1 मिलियन का टारगेट है भाई। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है, धीरे धीरे करूंगा लेकिन करूंगा, अच्छा कंटेंट लाके दूंगा, ऑनेस्टली बच्चों को गाइड करूंगा, सजेस्ट करूंगा। ठीक है, और बिना किसी क्लिक बेट के, ठीक है, तरीके से, बिना किसी के खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी किए तरीके से बेटा मैं इतना अचीव करूंगा भाई। ठीक है, तो ये मेरा एक वो है टारगेट है, एक मेरा पॉजिटिव माइंडसेट है कि हाँ भाई मैं इस चीज को करके रहूंगा। ठीक है, ओके सर। सर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आप लोग होता है कि जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने ये सब स्ट्रेटेजी आपको बताई है, ऐसे किसी और टीचर ने भी आपको बताई, और जब इस तरह की मोटिवेशनल चीजें हम देखते हैं ना तो बहुत एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। होता है ना कि कई बार जोश में हम जिम की पूरी 3 महीने की फीस जमा करके आ जाते हैं, लेकिन जिम जाते हैं 3 दिन और उसके बाद दोबारा जाते ही नहीं है ना। तो वो जोश जो है ना भैया, वो जोश पूरे साल भर बरकरार रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा कि एक ही दिन में 7-7 8-8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, नहीं भाई। टाइम बनाओ कि मैं डेली 2 घंटा मैथमेटिक्स लेकर बैठूंगा, मैं डेली 2 घंटे अकाउंट्स लेकर बैठूंगा, मैं डेली 1-1.5 घंटा इकोनॉमिक्स लेकर बैठूंगा। तो एक टाइम टेबल आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। आप मुझसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं आपको एक टाइम टेबल बताऊंगा, क्योंकि हर किसी के हालात डिफरेंट होते हैं, हर किसी की सिचुएशंस अलग हैं। तो आपको
आप ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं यार। तो भैया आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग बेटा एक टाइम टेबल बनाइए और कंसिस्टेंसी बेटा पूरे साल भर दिखाइए यार, ठीक है ना। पढ़ाई कंसिस्टेंटली चलते रहनी चाहिए बच्चों, ओके। और बस यही बोलूंगा यार कि मेरी साइड से तो देखो बढ़िया से आप लोगों को ऑल द बेस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं भी दिक्कतें आती हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके बताइए यार।